Hello students, good morning to all of you. So today I am going to teach you your chapter number matters in our surrounding. So सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखो क्या पढ़ेंगे जो मैटर्स हमारे आसपास हैं, हमारे सराउंडिंग में है. सबसे पहले आपकी जो बात आती है कि मैटर होता क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मैटर. Like a pencil, table, the food we eat, the clothes we wear, everything around is made up of matter. हर चीज़ हमारी जो है मैटर से बनी हुई है, चाहे वो पेंसिल हो, टेबल हो, जो खाना हम खा रहे हों या जो कपड़े हम पहन रहे हों. बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मैटर. मैटर है क्या? सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस विच हैज़ मास. इट इज़ नॉन एज मैटर. मैटर क्या होता है? आपका जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ मास होता है, जिसका कुछ आपका वॉल्यूम होता है. मैटर इज़ यूज टू कवर ऑल द सब्सटेंस ऑफ एंड द मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज़ मेड. जो आपका मैटर होता है वो क्या है? वो सारे सब्सटेंस को कवर करता है, सारे मटेरियल को जो कि उसको यूनिवर्स से बना है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. जो आपका मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जो जिनको हम पंच तत्व भी बोलते हैं. तो वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं आपकी? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. नाउ अब हम मैटर की स्टेट्स पढ़ेंगे. जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस कैसी है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, इस बेस पे हम मैटर को किस तरह हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये जो फॉर्म्स हैं मैटर की, ये इंटर कन्वर्जिबल होती हैं, कन्वर्टिबल होती हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर. मतलब प्रेशर के घटाने या बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से हम इन फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक जैसे कि आइस को आप कन्वर्ट कर सकते हो सॉलिड में टू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. मतलब सॉलिड से आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड टू अ लिक्विड में. इस तरीके से आप जो हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, इस तरीके से इंटर कन्वर्टिबल या इंटर कन्वर्जिबल ये आपके मैटर्स होते हैं. अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. लाइक शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड के अंदर जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड होता है. जैसे कि आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. लाइक अ स्टोन सॉलिड होता है, ना ही आप उसको दबाओगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा. उसका जो फिक्स्ड है शेप और वॉल्यूम जो है फिक्स्ड रहता है. लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होती बट वॉल्यूम सेम होता है. लाइक आपने वाटर ले लिया, वाटर इज़ अ लिक्विड. आप उसको जिस भी शेप के बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा. तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है. लेकिन गैस में ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. हवा है, हवा का कोई डेफिनेट शेप तो नहीं है. आपने कभी देखी है हवा का कोई शेप हो? बस वही है गैस भी. अगर आप बैलून में, जैसे लाइक आपने बैलून में भरा गैस को, तो वो उसने बैलून वो शेप ले ली. तो जिस भी तरह से आप उसको शेप देना चाहोगे आप उस तरह से दे सकते हो. बट इसकी कोई डेफिनेट शेप ना ही होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. देन अगर हम एनर्जी की बात करें तो सॉलिड में एनर्जी लोएस्ट होती है, लिक्विड में मीडियम होती है एंड गैस में हाईएस्ट होती है. एनर्जी देखो, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज जो हैं एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं. लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड में तो कोलाइड करते ही नहीं हैं. कंप्रेसिबिलिटी मैं वही बताई थी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दबाकर कंप्रेस करना उसको. सॉलिड में तो डिफ़िकल्ट है, आप कितना भी कंप्रेस कर लो सॉलिड की चीज़, आपकी अपना वो मास थोड़ी छोड़ेगी, मतलब अपना शेप थोड़ी चेंज करेगी. लिक्विड में नियरली डिफ़िकल्ट है. आप लिक्विड कंप्रेस कैसे करो? आपकी जो लिक्विड है जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो इट कम्स टू नियरली डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स शेप. एंड व्हेन कम्स टू गैस, उसमें बहुत इजी है. आप देखो, आपके होता है ना बलून होता है, उसको आप कंप्रेस इजीली कर सकते हो.
तो जो गैसेस के जो सब्सटेंसेस होते हैं, गैसेस के जो मैटर है, वो आप इजीली कर सकते हो। देन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड। सॉलिड में रेगुलर और क्लोज मतलब जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है सॉलिड में तो बहुत पास पास होता है, क्लोजली होता है। फिर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स। गैसेस में आपने देखा होगा, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो उससे आप ये समझ जाएंगे। फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड तो फ्लूइड करता ही नहीं है, फ्लो थोड़ी करता है सॉलिड। लिक्विड फ्लो करता है हायर टू लोअर लेवल, एंड जो गैस है वो फ्लो करती है इन ऑल डायरेक्शन। गैस आप अपने रूम को ही देख लो, रूम में चारों तरफ हवा होती है, चारों तरफ गैस होती है, तो गैस जो है फ्लो करती है हर डायरेक्शन में। देन कम्स टू द मूवमेंट, सॉलिड का मूवमेंट नेग्लिजिबल, लिक्विड का डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के अंदर जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका मूवमेंट कैसा है मॉलिक्यूल्स का। देन फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन होता है आपका गैसेस में। नाउ कम्स टू द इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल स्पेस देखो, जो गैसेस होती हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में जो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसकी वजह से जो इंटर पार्टिकल स्पेस है गैस सॉलिड में वो बहुत कम होता है। लिक्विड में तो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा होता है। इतना मतलब वेरी लेस तो होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है, मूवमेंट कर रहे हैं, और जो स्पेस है उनके बीच में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में ज़्यादा होगा, मीडियम होगा लिक्विड में, और गैस में बिल्कुल ही कम होगा। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड आपका डेंस होता है, देन लिक्विड आपका मीडियम होगा, और गैस भी आपका मीडियम डेंस होगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न सॉलिड में तो नहीं होता, एंड लिक्विड में इट डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में इंटरनली क्या अट्रैक्शन है उसके ऊपर बेस्ड होता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न, एंड गैसेस में मैक्सिमम होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, अब मैं आपको डिफ्यूज़न बताऊंगी क्या होता है, वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगी, डिफ्यूज़न अभी आगे आएगा। अभी मैं आपको 3 स्टेट्स जो हैं मैटर की वो दिखा देती हूँ। सॉलिड, दिस इज़ सेकेंड वन इज़ लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज़ गैस। अब आप देख सकते हो सॉलिड कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो कितने डेंस हैं, कितने पास पास हैं। लिक्विड में थोड़ा स्पेस है, एंड गैसेस में तो बिल्कुल ही स्पेस है ही, इतना ज़्यादा स्पेस है, बिल्कुल भी ये एक दूसरे के पास नहीं है, बहुत दूर दूर हैं। तो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? द phenomenon by which molecules in liquid state undergoes a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point, it is known as evaporation. evaporation क्या होता है? सिंपल से शब्दों में आपको बताऊं तो evaporation होता है लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होना। लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने को आप evaporation बोलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो गीले कपड़े हैं उनका ड्राइंग होना, जो वाटर, जब आप गीले कपड़े सुखाते हो धूप में तो हीट की वजह से, धूप जो आपको सन से जो हीट मिलती है उसकी वजह से जो ग्रेजुअल हीटिंग होती है, और जो वाटर हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब जो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? द टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। 4 आपके फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन अफेक्ट होता है। टेम्परेचर में क्या होगा? जैसे ही आप जब आप इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर को, वैसे ही आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। देखो, ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा सन
एनर्जी मिलेगी ज़्यादा। जब होता है ना बहुत कड़ी धूप निकलती है तो उसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो टेम्परेचर के हाई होने से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी यही होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर आप ह्यूमिडिटी में इंक्रीमेंट करोगे तो आपका रेट जो है इवेपोरेशन का वो घट जाएगा। विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड में बढ़े हवा चलनी जिसको बोलते हैं, तो जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी जल्दी आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ वी कम टू द कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग होती है, तो during evaporation the particles of a liquid absorb energy from the surrounding to overcome the interparticle force of attraction and undergo the phase change। इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिल रही है? सराउंडिंग से मिल रही है। तो उन्होंने एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब किया? जिससे कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर सकें। जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब तक वो उसको ओवरकम नहीं करेंगे तब तक वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से टू ओवरकम द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो द फेज चेंज। फेज का जो उनका जो चेंज है, जो गैस में उनको चेंज होना है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एब्जॉर्प्शन है हीट का फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। अब हीट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उससे क्या होगा? सराउंडिंग कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। हमारी बॉडी को स्वेटिंग कूल कर देती है, ठंडा कर देती है। तो अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे आपका जो तपी हुई ज़मीन होती है, जब धूप की वजह से जो आपकी ज़मीन है वो बिल्कुल तप चुकी है, बहुत गर्म है, और जब आप उस पर पानी डालते हो तो उसमें से गरम गरम हीट निकलती है, गरम गरम। तो वो क्यों निकलती है? क्योंकि वाटर जो है वो उस वाटर ने वो जो सारी हीट है वो ज़मीन से खींच ली है। जो भी वो गर्म हो रखी थी ज़मीन, उससे वो उसने खींच ली, और अब वो तो उसको वेपर्स की फॉर्म में उसको उड़ा ले गया। वाटर तो उड़ जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हीट जो ज़मीन पर से उसने ली थी वो अब उससे क्या होगा? ज़मीन आपकी ठंडी हो जाएगी, जो फ्लोर है आपका वो ठंडा हो जाएगा। तो ये कूलिंग होती है इवेपोरेशन की वजह से। नाउ वी कम टू द फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर का जो फिज़िकल नेचर है। देखो, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है इज़ दैट एक्सपेक्ट ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कंपोजिशन। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है मैटर की वो एक्सपेक्ट है जो कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और मेजर भी कर सकते हो बिना उसके नेचर को और बिना उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बिना। अब सिंपल सी बात है, जो फिज़िकल चेंज है वो फिज़िकल चेंज आपका कलर हो गया, और जो आपके फिज़िकल चेंज मैंने आपको बताए भी थे, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो जो फिज़िकल चेंज है वो प्रॉपर्टी होगी जो कि जिसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और जिसको आप मेजर भी कर सकते हो, और उसमें आपको कोई उसके मास या वॉल्यूम से, उसके नेचर से, उसकी कंपोजिशन से छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। जो फिज़िकल नेचर है वो कितना अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिज़िकल जो आपका नेचर है मैटर का उसको। थर्ड इज़ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं? आपका अपीयरेंस, आपका कलर, आपका ऑर्डर, आपकी डेंसिटी, आपका टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब कुछ आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो जो कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, ये सब कुछ जो हो गया, ये आप मैटर का आप मेजर कर सकते हो, इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। लाइक जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालते हैं, है ना। तो ये सब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो बिना किसी छेड़छाड़ के मैटर की नेचर में या मैटर की कंपोजिशन में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हम अब अभी आपका चैप्टर नंबर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही, बिकॉज फिर ज़्यादा हो जाएगा. सो अभी आपको क्या करना है, आपको गो थ्रू दिस चैप्टर एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन आस्क मी, आई विल टीच यू अगेन. सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर